गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस खंड के तत्व। एस ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड यूनिट का आपके पास में टॉपिक है। थर्ड यूनिट आपके पास में है एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस खंड के तत्व। आवर्त सारणी को चार खंडों में डिवाइड किया गया है, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। यहाँ पे हम एस और जो पी ब्लॉक है उसका अध्ययन हम फर्स्ट ईयर भी करते हैं, जो आपके पास में डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उसका अध्ययन हम सेकेंड ईयर भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, यानी कि एस खंड के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है, एस ऑर्बिटल में भरा जाता है, उसे हम कहते हैं एस खंड के तत्व। आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड, इसको हम कहते हैं क्षार धातु, और इसका नाम आपके पास में क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, यानी कि आपके पास में इसमें आवर्त और ये तत्व, ये आपके पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अपन वैसी बात करें हेलिना की रब से फरियाद, या लीना की रबड़ी सबसे फ्री, कैसे भी इनको याद कर लेना। दूसरा आपके पास में है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। ठीक है, यानी कि आपके पास में कैसे भी याद कर लेना। इस हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन है जिसको आवर्त सारणी का हम जोकर भी कह सकते हैं, यानी कि इसका स्थान पहले वर्ग में भी है और 17वें वर्ग में भी है। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी जो सभी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बाकी सभी एलिमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, धात्विक प्रकृति के हैं, धात्विक प्रकृति के हैं। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हो गई है एस खंड, यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। आवर्त सारणी में जो आपके पास में प्रारंभिक 2 वर्ग हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग। पहले वर्ग को हम कहते हैं क्षार धातु, दूसरे वर्ग को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इन दोनों वर्गों में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी आपके पास में बाकी एलिमेंट्स बच गए, आपके पास में 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 12 जो एलिमेंट्स हैं वो सभी कैसे हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे देखो, इनका हम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आपके पास में नोबल गैस, कोई आपके पास में जो नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, और आपके पास में क्या होगा, NS12। एन का मतलब आपके पास में जो आवर्त है वो कि पहला है, एक दूसरा, एक तीसरा, कौन सी आवर्त का एलिमेंट्स है। और आपके पास में यदि ये वाला है तो आपके पास में S1 आ जाएगा, और ये वाला है तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जिसको हम दोनों का जो कंपेरिजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वहाँ पे याद देख लेंगे। आगे देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के या एस खंड के तत्वों के, एस खंड के
तत्वों के सामान्य गुणधर्म यानी कैसे होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं। एस खंड के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, इनमें आपके पास में कौन कौन से गुण यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी जो आपके पास में हैं, जो भी आपके पास में 12 एलिमेंट्स हैं, वो सभी कैसे होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। यानी इसका पहला गुण क्या है, सभी आपके पास में कैसे हैं, सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं। यानी सभी आपके पास में क्या है, धातु हैं। धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो कहलाते हैं धातु, यानी मेटल्स कहलाते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण कर सकते हैं वो कहलाते हैं मेटल। दूसरा है, ये सभी आपके पास में इनका आकार बड़ा है। इनका आकार बड़ा होने के कारण ये आपके पास में इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, यानी आपके पास में सभी कैसे हैं, सभी धनावेशित स्पीशीज होते हैं। धनावेशित स्पीशीज होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। सभी धनावेशित स्पीशीज होते हैं और इनके आयनन विभव का मान कम होने के कारण, तीसरा है, इनके आयनन विभव का मान कम होने के कारण, इनके आयनन विभव का मान कम होने के कारण या आकार बड़ा होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं। इनका आकार बड़ा होने के कारण या इनका जो आयनन विभव है वो कम होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में क्या होते हैं, ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण आपके पास में कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको अपन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रखते हैं, जैसे आपके पास में सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, नेक्स्ट है कम आयनन ऊर्जा होने के कारण, चौथा है कम आयनन ऊर्जा होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के कारण ज्वाला परीक्षण, अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से ज्वाला परीक्षण क्या होता है। ज्वाला परीक्षण देते हैं। ज्वाला परीक्षण क्या होगा उसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये या इनका मानक अपचयन विभव अत्यधिक ऋणात्मक या अधिक ऋणात्मक होता है, अर्थात परबल अपचायक की भांति व्यवहार
करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात लिथियम का मानक अपचयन विभव E0 बराबर -3.05 वोल्ट होता है। और आपके पास लिथियम कैसा है, प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है आपके पास में, बहुत कम होता है। गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। आकार बड़ा होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो उस कंडीशन में आपके पास में जो गलनांक क्वथनांक है वो भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है। और इनका मानक अपचयन विभव अधिक होने के कारण यह अधातुओं के साथ में प्रबल आयनिक बंधों का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ये तत्व प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ प्रबल आयनिक बंधों का या प्रबल आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। प्रबल आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये अत्यंत क्रियाशील होने के कारण अधिकांश तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। आठवां है, ये तत्व अत्यंत क्रियाशील होने के कारण अधिकांश तत्व या धातु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। यह तत्व अत्यंत क्रियाशील होने के कारण अधिकांश तत्व प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। यानी आपके पास में सोडियम है, पोटेशियम है, या आपके पास में कैसे होते हैं, आपके पास में अत्यंत क्रियाशील होने के कारण इनको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ठीक है। आगे है परमाणुओं की तुलना में इन तत्वों के परमाणुओं की तुलना में इनके आयनों का आकार बहुत छोटा होता है, जिसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन के निकलने के पश्चात बाह्यतम कोश का हटना है। यानी बाह्यतम कोश से आपके पास में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे अपन बात करें सोडियम की बात करें, फॉर एग्जांपल सोडियम अभी आपके पास में Na+ बनाए हम,
अब देखो यहाँ आपके पास में Na है, ये Na प्लस है, इसमें आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन हटते हैं, आपके पास में बाह्यतम कोष हट जाता है और बाह्यतम कोष हटने का इनका आकार क्या हो जाएगा, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ठीक है, इन तत्वों के जो परमाणु हैं, ये आपके पास में एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ये आपके पास में Na प्लस आयन है, यानी आपके पास में परमाणु की तुलना में जो आयन का आकार है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, दूसरा है धनायनों के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण, धनायनों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण, धनायनों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण वो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो धनायन आपके पास में, धनायनों का आपके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 10वां है धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण, स्थायी होने के कारण ये धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एवं रंगहीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, जो आपके पास में पहला वर्ग है जिसको हम क्षार धातु के नाम से जानते हैं, यानी जो आपके पास में पहला है उसे हम क्षार धातु कहते हैं। तो आपके पास में जो पहले वर्ग के तत्व हैं वो जल के साथ में क्रिया करके, जल के साथ में क्रिया करके परबल क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं क्षार धातु। ठीक है, ग्यारहवां है एस खंड के तत्वों में, एस खंड के तत्वों में प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, क्योंकि प्रथम वर्ग के तत्व, प्रथम वर्ग के तत्व जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके परबल क्षारीय विलयन का, परबल क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं, परबल क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं। अतः प्रथम वर्ग के तत्वों को, प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास में जो हेलिना की रब से फरियाद है वो सभी तत्व जल के साथ में क्रिया करके क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं, इसलिए प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, दूसरे के पास में जो वर्ग सेकंड है उसे हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके तत्वों के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये मृदा के साथ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट गुण है द्वितीय वर्ग के तत्वों को, द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि क्षारीय मृदा धातु कहते हैं क्योंकि द्वितीय वर्ग के तत्व, द्वितीय वर्ग के तत्वों के
ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो मृदा के साथ या मृदा के साथ पाए जाते हैं, मृदा के साथ में पाए जाते हैं। अतः द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, यानी द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्योंकि द्वितीय वर्ग के तत्वों के ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं जो मृदा के साथ में पाए जाते हैं। अतः द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, आप इन सभी को नोट करो। ये आपके पास में एस खंड के तत्व हैं, उनके सामान्य गुणधर्म हो गए हैं कि जो आपके पास में एस खंड के तत्व हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है, वर्ग फर्स्ट वर्ग सेकंड। वर्ग फर्स्ट है उन्हें हम क्षार धातु कहते हैं, वर्ग सेकंड है वो क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ठीक है, और ये आपके पास में इनका जो आयनन विभव है वो कम होने के कारण, ये आपके पास में मुलायम प्रकृति के होते हैं। इन्हें हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। जैसे आपके पास में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। मुलायम आपके पास में कैसे होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, और ये परबल इनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक अधिक होने के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। इन्हें हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में हम देखें कि जो आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट का जो आपके पास में परमाणु है, किसी तत्व का परमाणु है वो आयन से क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि बड़ा इसलिए होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपके पास में एक या दो इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एक या दो इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात यदि आपके पास क्षार धातु है तो एक इलेक्ट्रॉन, और क्षारीय मृदा धातु है तो दो इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात आपके पास में बाह्यतम कोश है वो वहाँ से हट जाता है, इसलिए आकार में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, और अब आगे आपके पास में मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि आपके पास में जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन, और सबसे पहले आपके पास में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको नोट कर लिया। तुलनात्मक अध्ययन एस ब्लॉक तत्वों का, एस ब्लॉक्स एलिमेंट्स का तुलनात्मक अध्ययन और पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करने के लिए आपके पास में जो शून्य वर्ग है, नोबल गैस है, उसकी सहायता से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इजी है। सबसे सरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी का है। तो पहला देखो, तत्व का प्रतीक
तत्व का प्रतीक, तत्व का नाम, तत्व का नाम, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और साथ में हम यहाँ पे कर लेंगे आवर्त, इनको 7 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आवर्त, द्वितीय आवर्त, तृतीय आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। हाइड्रोजन हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं होता, या आपके पास में पहले वर्ग में भी आ सकता है, 17वें में आ सकता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब इनका परमाणु क्रमांक की बात करें तो देखो परमाणु क्रमांक कैसे याद रखना है। ये आपके पास में 1 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, 11 नंबर पे है, 19 नंबर पे है, 37 नंबर पे है, 55 नंबर पे है और 87 नंबर पे है। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बात लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास में हाइड्रोजन का है जो आपके पास में पहले आवर्त में है। ये सभी आपके पास में क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। सभी आपके पास में क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, यहां पे आपके पास में पहला आवर्त है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में इनसे पहले लिखेंगे शून्य। आपके पास में जो शून्य वर्ग है यहां पे आता है आपके पास में हीलियम। क्या आता है, हीलियम आता है आपके पास में 2 नंबर पे। फिर आपके पास में नियॉन 10 नंबर पे, ऑर्गन 18 नंबर पे और फिर आपके पास में क्रिप्टॉन 36 नंबर पे, जीनॉन 54 नंबर पे और रेडॉन 86 नंबर पे। ठीक है, अब देखो इनका जो आपके पास में परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन है वो हमें याद रह जाएगा 1। या आपके पास में 2, 8, 8 फिर 18, 18 इस पर चलता है। आपने 1 में 2 जोड़ेंगे। पहले आपके पास में जो पहला कोष होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने 2 ऐड की, आपके पास में 3 आ गया। फिर आपके पास में दूसरे कोष में 8 तत्व होते हैं। फिर हमने 3 में 8 जोड़े, 3 + 8 कितना हो गया, 11 हो गया। फिर हमने आपके पास में 11 में 8 जोड़ा, 11 + 8 कितना हो गया, 19 हो गया। फिर 19 में हमने जोड़ा 18, 19 + 18 कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक है, फिर हमने 37 में 18 जोड़ेंगे, 37 में हमने 18 जोड़े, कितने हो गए आपके पास में
55 हो गए, और 55 में हम कितने जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, कितना होगा पास में 87। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास में ये है कि आपके पास में पहले में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। ठीक है, यानी पहले आपके पास में पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके पास में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 जोड़े 3 आ गया, फिर 3 में 8 जोड़े 11 आ गया, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 आ गया आपके पास में। ठीक है, इस प्रकार कंटिन्यू चलता रहेगा। 19 में 18 जोड़ेंगे 37, 37 में 18 जोड़ेंगे तो 55, और 55 में 87 जोड़ेंगे तो 87। ठीक है, दूसरा हम याद रख सकते हैं आपके पास में, देखो हीलियम आपके पास में 2 नंबर पे है, तो ये आपके पास में 2 के बाद में आपके पास हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम आता है, 3 नंबर पे है ये। फिर आपके पास में नियोन 10 नंबर पे, सोडियम 11 नंबर पे, ऑर्गन 18 ये 19 नंबर पे, क्रिप्टॉन 36 ये 37 नंबर पे, जीनोन 54 ये 55 पे, रेडॉन 86 और ये इसके ऊपर। अब इनमें इलेक्ट्रॉन देखने के लिए आपके पास में देखो बाह्यतम कोश आपके पास में हाइड्रोजन है 1s1 होता है, ये भी आपके पास में क्या होगा 3 नंबर पे है, 2 और 1 3, 10 और 1 11, 18 और 1 19, 36 और 1 37, 54 और 1 55 और ये 56। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। ठीक है, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही ईजी है। जिस आवर्त में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आवर्त लिखो, और बाह्यतम कोश में आपके पास में 1s कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही ईजी है। और आपके पास में इनका परमाणु क्रमांक याद रखने के लिए देखो हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, ये आपके पास में इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और आपके पास में देखो पहले जो आपके पास में पहला आवर्त है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके पास में 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3। फिर आपके पास में दूसरा आवर्त है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 + 8 बराबर 11। फिर आपके पास में जो तीसरा आवर्त है उसमें आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके पास में 11 + 8 19। फिर चौथे आवर्त में आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19 + 18, 19 + 18 कितना आपके पास में 37। फिर आपके पास में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 37 + 18 55, और फिर आपके पास में 55 + 32 कितना हो गया 87। ये इनका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास में एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हेलिना की रब से फरियाद, लीना की रबड़ी सबसे फ्री, या हेलिना की रब से फरियाद, जैसे आपके पास याद करो उसको याद कर लेना। अब कंपैरिजन हम बात करें, यही हम जो आपके पास में दूसरा है उसका भी हम यही देख लेते हैं। आवर्त यहाँ पे है ही, और फिर आपके पास में इनको हम कहते हैं क्षार धातु। फिर आपके पास में द्वितीय वर्ग क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। और यहाँ भी इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। सबसे पहले आपके पास में आवर्त है तत्व का प्रतीक, और तत्व का नाम, और परमाणु क्रमांक, और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ आपके पास में जो पहले आवर्त है उसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे आपके पास में कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, पहला खाली रहेगा। दूसरा के पास में बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप,
रॉय। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इनका नाम क्या होगा आपके पास में? बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। परमाणु क्रमांक अब देखो के पास में 3 नंबर पे है तो ये 4 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, और जो स्ट्रांसियम है वो आपके पास में 38 नंबर पे, और जो बेरियम है वो आपके पास में 56 नंबर पे, और ये आपके पास में 88 नंबर पे। इनका भी भायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, भायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपके पास में वही शून्य वर्ग ले लेंगे सभी में। यहाँ पे आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, अब आपके पास में दूसरा आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है तो आपके पास में क्या होगा? 2s। एस लोग एलिमेंट्स है 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ठीक है, इसी के साथ में भायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी में आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 2 लगा लेंगे सभी के अंदर। 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2। इसको आप नोट कर लो। पहला आपके पास में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तत्वों का प्रतीक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। आपके पास में बेरिलियम 4 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, कैल्शियम 20 नंबर पे, स्ट्रांसियम 38 पे, बेरियम 56 पे और रेडियम 88 पे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको नोट करो आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास में शून्य वर्ग और आपके पास में NS12 क्षार धातु होगा तो ये, और क्षारीय मृदा धातु होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गुण देखेंगे फिर इसको हम यहाँ पे, परमाणवीय या आयनिक त्रिज्या। परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या देखेंगे हम। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या दूसरा गुण है एटॉमिक साइज एंड आयोनिक रेडियाई। परमाणु आकार या आयनिक त्रिज्या। परमाणुवीय आकार एवं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या
पहले हम बात करें क्षार धातुओं की, फिर हम क्षारीय मृदा धातु बात करेंगे। पहले आपके पास में क्या है, क्षार धातुओं की आयनिक त्रिज्या और परमाणुवीय आकार। क्षार धातुओं की जो आयनिक त्रिज्या है वो यानी के पास में जो परमाणु की त्रिज्या और आयन की त्रिज्या है उसमें काफ़ी डिफरेंट होता है। यानी क्षारीय मृदा धातुओं में जो आपके पास में परमाणुवीय त्रिज्या है उसकी तुलना में जो आयनिक त्रिज्या है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि आपके पास में किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर यहाँ पे जो आपके पास में क्षार धातु हैं, क्षार धातुओं के अंदर जो बाह्यतम कोश है वो वहाँ से हट जाता है, और बाह्यतम कोश वहाँ से हटने पर आपके पास में क्या होगा, आकार में कमी होगी। इसी के साथ में आपके पास में देखते हैं बाह्यतम कोश से आपके पास में इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से हट जाता है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन क्या होता है, फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा रहता है, और प्रोटॉन वहाँ पे अधिक होने के कारण यहाँ पे जो नाभिक के द्वारा जेड इफेक्ट है, यानी प्रभावी नाभिक के आवेश अधिक लगने के कारण परमाणुवीय आकार क्या होता है, छोटा होता है, और परमाणुवीय आकार छोटा होने के कारण वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। यानी कि वहाँ पे जो आयनन विभव है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में हम सोडियम आयन लेते हैं, Na+ आयन लेते हैं, उस कंडीशन में आपके पास में बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात आपके पास में जो बाह्यतम कोश है वो भी वहाँ से हट जाएगा, लेकिन नाभिक में 11 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और जो बाह्यतम कोश है वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उस कंडीशन में आपके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होने के कारण प्रोटीन का आपके पास प्रोटॉन का जो जेड इफेक्ट है वो ज़्यादा होने के कारण उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। आकार छोटा होने के कारण और बाह्यतम कोश आपके पास में कंप्लीट पूर्ण होने के कारण, यानी कि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात उसका जो बाह्यतम कोश है या बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके पास में एक नोबल गैस के समान हो जाता है, यानी उसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम बात करें क्षार धातु और परमाणुवीय त्रिज्या आयनिक त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या आयनिक त्रिज्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दोनों का जो आकार है उसको हम किस में ले लेंगे, पिकोमीटर में ले लेंगे। आकार किस में होगा, पिकोमीटर में। जो परमाणु त्रिज्या है वो भी आपके पास में पिकोमीटर में है, जो आयनिक त्रिज्या है वो भी पिकोमीटर में है। 152, 186, 227। यानी पोटेशियम है, पोटेशियम परमाणु और पोटेशियम आयन, इन दोनों की त्रिज्या में अंतर होगा 248, 265, और जो फ्रांसियम है 375। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की जो सीधी दूरी है उसे हम कहते हैं परमाणुवीय त्रिज्या। यानी उनके पास में एटॉमिक साइज की बात करें, किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की जो सीधी दूरी है, या आपके पास में परमाणु का नाभिक है या आपके पास में बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
उनसे आपके पास में जो सीधी दूरी है उससे हम कहते हैं परमाणुवीय त्रिज्या। अगर आयन होगा तो आपके पास में वहाँ पे क्या होगी, आयनिक त्रिज्या हो जाती है। जो आपके पास में लिथियम है इसकी आयनिक त्रिज्या 76 पिकोमीटर, सोडियम की 102, पोटेशियम की 138, रुबिडियम की 152 और जो सीजियम है उसकी 167। ठीक है, यानी कि अब देखो आपके पास में आयनिक त्रिज्या यहाँ पे आपके पास में 152 है, यहाँ पे आपके पास में 76 है, सोडियम की 186 है, 102 है। इसको हम थोड़ा सा समझे तो देखो कैसे है। सबसे पहले हम सोडियम की बात करें। ये आपके पास में सोडियम है जो 11 नंबर पे आता है। ठीक है, ये इसकी पहली कक्षा है, इसमें आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये दूसरी कक्षा है जिसमें आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये आपके पास में तीसरी कक्षा है, इसमें आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1, यानी सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। ठीक है, ये इसका नाभिक है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की सीधी दूरी है कितनी आपके पास में सोडियम की, 186 पिकोमीटर है। Na+ आयन ले हम, Na+ आयन लेते हैं तो आपके पास में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपके पास में आकार, इसका आकार ये है, इसका आकार ये है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात आपके पास में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी नियोन के समान इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यानी Na+ आयन की जो स्टेबिलिटी है वो Na से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात सोडियम आयन उत्कृष्ट गैस विन्यास या नोबल गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये तत्वों के पास में जो आपके पास में क्षार धातु होते हैं इनकी संयोजकता 1 होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता 2 होती है। ठीक है, ये आपके पास में इनका परमाणु त्रिज्या है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या आपके पास में 152 पिकोमीटर, सोडियम की परमाणु त्रिज्या आपके पास में 186 पिकोमीटर, पोटेशियम की 227 पिकोमीटर, रुबिडियम की 248, सीजियम की 265 और फ्रांसियम की 375 पिकोमीटर है। ठीक है, फिर आपके पास में ये कितना आपके पास में 76 पिकोमीटर, यानी आपके पास में लिथियम आयनिक आपके पास में Li+, Na+, K+, Rb+, Cgm+, यानी बाह्यतम कोश से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लेन देन होता है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण कैसे होते हैं, एक संयोजी होते हैं। ठीक है, फिर हम जो कि बस में क्षारीय मृदा धातु हैं उनका लिख लेंगे यहाँ पे। परमाणुवीय आकार और आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या किस में आपके पास में, दोनों ये आपके पास किस में है, पिकोमीटर में है। जो आपके पास में बेरिलियम है, बेरिलियम का जो परमाणुवीय आकार है, जो परमाणु त्रिज्या है आपके पास में सोडियम से क्या होगी, कम होगी। सोडियम से क्या होगी, कम होगी। यानी कि आपके पास में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर n का मान यानी कोस का मान स्थिर होने के कारण, n का मान स्थिर होने के कारण वहाँ पे आपके पास में जो परमाणु त्रिज्या है उसमें हम कमी देख सकते हैं। ठीक है, यानी बेरिलियम का 112, 160, 112, 160, 197 पिकोमीटर, 215, 222 पिकोमीटर। ठीक है, यानी कि आपके पास में बेरिलियम का आकार कितना होगा,
जो बेरिलियम है उसकी जो परमाणु त्रिज्या कितनी होगी, 112 पिकोमीटर होगी। मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर, कैल्शियम की 197 पिकोमीटर, और जो स्ट्रांशियम है इसकी 215 पिकोमीटर, और आपके पास में जो बेरिलियम है इसकी 222 पिकोमीटर। और यहाँ पे आपके पास में जो आपके पास में बेरियम +2 आयन है उसकी 45 पिकोमीटर, जो मैग्नीशियम है इसकी आपके पास में 72 पिकोमीटर, जो कैल्शियम है इसकी 100 पिकोमीटर, स्ट्रांशियम है उसकी 118 पिकोमीटर, और जो आपके पास में बेरिलियम है उसकी आपके पास में 135 पिकोमीटर, और जो आपके पास में रेडियम है इसकी 148 पिकोमीटर। ये इसका आपके पास में परमाणुवीय आकार और परमाणुवीय त्रिज्या हो गई है। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम इसमें थोड़ा सा और समझते हैं इसी में। इनका आकार छोटा क्यों होता है? ये आपके पास में 152 है, 176 है। इसका कारण क्या है? देखो, इसमें आपके पास में 11 नंबर पे है। जितने नंबर का आपके पास में परमाणु है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में 11 प्रोटॉन है, 11 आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात यहाँ पे आपके पास में प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो यहाँ पे 11 हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आपके पास में 10। अब आपके पास में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पे जेड इफेक्ट या प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक लगने के कारण इनका आकार सिकुड़कर छोटा हो जाता है। इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो परमाणुवीय त्रिज्या है उसकी तुलना में आयनिक त्रिज्या का मान बहुत कम होता है। 152 76, 186 102, 227 138, 248 152, 265 167। फ्रांसियम आपके पास में आयनिक नहीं होगा। 300 आपके पास आकार कितना हो, 375 हो जाएगा। यहाँ जो बेरिलियम है उसमें आपके पास में 112 45, 160 72, 193 100, 215 118, 222 135, और जो रेडियम है वो आपके पास में 148 आयनिक में होगा। तो ठीक है, नोट कर लो इनको आप। यानी कि इनका जो आकार है, हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपके पास में दूसरा आपके पास में क्या था, परमाणुवीय आकार व आयनिक त्रिज्या। परमाणुवीय आकार व आयनिक त्रिज्या में हम थोड़ा सा और समझें। देखो, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, जैसे हम बात करें एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आपके पास में आकार 152 से 375 पिकोमीटर होता है। यानी कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है, आकार में कमी। अब आकार में वृद्धि कब होती है? आपके पास में एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यहाँ पे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर n का मान यानी कि आपके पास में कोष की संख्या, कोष की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोष की संख्या में वृद्धि होने पर आपके पास में आकार क्या होगा, बड़ा होगा। कोष की संख्या में वृद्धि होने पर यानी n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ेगा तो वहाँ पे आपके पास में जेड इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। n का मान बढ़ेगा तो वहाँ पे जेड इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। और जो एस इफेक्ट है वो वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जहाँ पे एस इफेक्ट बढ़ता है, जहाँ पर एस इफेक्ट बढ़ता है वहाँ पे आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जहाँ पे
जहाँ पे जेड इफेक्ट बढ़ता है वहाँ पे आकार में क्या होती है, कमी होती है। क्योंकि आपके पास में एन का मान बढ़ेगा, कोस बढ़ रहा है, यानी आपके पास में यहाँ पे इसमें आपके पास में 2 कोस हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। जितने आवर्त होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं, कोस होते हैं। तो आपके पास में कोसों की संख्या बढ़ रही है, तो आपके पास में जो परमाणु का जेड इफेक्ट है, यानी आपके पास में परमाणु की जो आपके पास में नाभिक है, नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ रही है, तो वहाँ पे आपके पास में प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी प्रोटॉनों को बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। उस कंडीशन में परमाणुवीय आकार में वृद्धि देखी जा सकती है। लेकिन एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है। देखो आपके पास में लिथियम के बाद में क्या आता है, बेरिलियम आता है। लिथियम का आकार कितना है, 152 पिकोमीटर है, और बेरिलियम का आकार कितना है, 112 पिकोमीटर है। तो आकार में कमी क्यों होती है, इसका कारण क्या है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एन का मान यानी कोस का मान, एन का मान क्या रहता है, वहाँ पे स्थिर रहता है। एन का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। एन का मान स्थिर रहने के कारण और आपके पास में आकार वहाँ पे वृद्धि नहीं हो रही है, एन का मान वहाँ पे क्या है, स्थिर हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। अब आकार वहाँ पे क्या है, आपके पास में फिक्स है, वहाँ पे जो प्रोटॉन है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रभावी बल से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उस कंडीशन में जेड इफेक्ट ग्रेटर देन एस इफेक्ट, यानी वहाँ पे आपके पास में जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, एस इफेक्ट कम होगा। उसी कारण आपके पास में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में हम कमी देख सकते हैं। वर्ग में वृद्धि होती है, आकार में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, इसको आप नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आयनन विभव, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा उसको समझ लेते हैं, आयनन विभव भी क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में आयनन विभव है। आयनन विभव से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, पोटेंशियल यानी विभव, आयोनाइजेशन यानी आपके पास में आयनन। ठीक है, एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। ठीक है, यानी कि एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपके पास में कोई भी मेटल है वो कैसे होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होनी चाहिए। ठोस अवस्था में हम इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को मुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एक मोल विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में सोडियम है या आपके पास में लिथियम है, सोडियम है, इनके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि हमने देखा होगा NaCl अणु बनता है, NaCl अणु बनता है, जबकि NaCl2 अणु नहीं बनता। NaCl बन सकता है, NaCl2 नहीं बनता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आयनन विभव है। क्योंकि आपके पास में सोडियम परमाणु से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आपके पास में 2 8 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है। फिर आपके पास में एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके पास में कैसा है, आपके पास में सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके पास में नोबल गैस के समान हो जाता है, उसका स्थायित्व बढ़ जाता है और वहाँ से यानी आपके पास में पूर्ण पूरित कक्षक वहाँ पे आप प्रेजेंट हो जाएगा। उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपके पास में NaCl2 अणु का निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार आपके पास में देखो MgCl2 बनता है, MgCl नहीं बनता। यहाँ आपके पास में बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होने के कारण, 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होने के कारण, क्योंकि आपके पास में जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो बेरिलियम है, जैसे आपके पास में मैग्नीशियम है 2 8 2,
एक इलेक्ट्रॉन के पास में पहले एक निकला Mg+ बना, फिर एक को निकलेगा Mg+2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के समान होता है, इसलिए MgCl2 बनता है, MgCl नहीं बनता। यहाँ आपके पास में NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।